गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चल रहा था चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 1 का नाम है कार्य आजीविका तथा जीविका। क्या नाम है? कार्य आजीविका तथा जीविका, जिसमें हमने सबसे पहले कार्य को पढ़ा, उसके बाद अब हम जीविका पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे भारत के परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? नौकरी और कैरियर में अंतर स्पष्ट किया था। आज हम जानेंगे कि भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के परंपरागत व्यवसाय। ठीक, ये भारत के परंपरागत व्यवसाय। अब ये भारत के जो परंपरागत व्यवसाय है, अब हम इनको कितने भागों में डिवाइड करेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हम एक इंडेक्स के डायग्राम के माध्यम से हम इनको जानेंगे। आइए देखते हैं कि भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 यहाँ पे डाल देते हैं अपन नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कृषि के बारे में। कृषि के बारे में आप सभी जानते हैं कृषि क्या होती है, यानी जो हम पैदावार खेतों में उपजाते हैं और खेतों में उपजाने के बाद वो हमारे घरों तक किस प्रकार से पहुंचती है। तो ये सब क्या है? एक परंपरागत व्यवसाय है हमारे भारत के। क्या है ये? भारत के परंपरागत व्यवसाय कृषि। देखिए, आदिकाल से लेकर आज भी कृषि ही भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। इसका सबसे प्रमुख कारण भारत की जलवायु परिस्थितियों का कृषि के लिए अनुकूल होना तथा भारत की जनसंख्या के बड़े भाग का ग्रामीण क्षेत्रों में रहना है। एक अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गांवों में ही निवास करती है। कृषि करने वाले अधिकतर लोग भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और उनसे बहुत से लोगों के पास जमीन का मालिकाना हक तक नहीं है। ऐसे लोगों को खेती करने के बदले फसल का हिस्सा प्राप्त होता है, हालांकि यह उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता है। अब जाने बच्चों, इसमें जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा उसमें बताया जा रहा है कि भारत की 70% जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या? 70% जनसंख्या हमारी भारत की किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। रीजन क्या है? क्योंकि 70% जनसंख्या जो हमारी कृषि पर निर्भर है वो कहाँ निवास करती है? गांवों में। कहाँ पे निवास करती है वो जनसंख्या? हमारी गांवों में। ठीक है, भारत के 70% एरिया आज भी ऐसे हैं जो गांव के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारी 70% जनसंख्या गाँव में रहती है। और गाँव में रहने वाले अधिकतर लोग कहाँ पे रहते हैं? गाँवों में। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। अब कृषि कार्य कैसे करते हैं? कुछ लोगों के पास हम स्वयं की अपनी जमीन है, लेकिन सबके पास घर की जमीन नहीं है, इसलिए अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर की जमीन है, खेती है, लेकिन कुछ मजदूर भाई ऐसे हैं जिनके पास उनकी स्वयं की कोई जमीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बहुत गरीब हैं जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं? किसी और की जमीन पर
खेती करते हैं। जब वो किसी जमींदार के यहाँ पर साझेदारी में खेती करते हैं तो उस फसल का आधा हिस्सा उसका होता है, आधा हिस्सा उस मजदूर का होता है जो कि उस जमीन पर खेती कर रहा है, और आधी फसल किसकी होती है, जिसकी भूमि होती है। तो इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं की भूमि न होते हुए भी दूसरों की भूमि पर फसल उगाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। यानी एक प्रकार से अपने घर बार को कैसे चलाते हैं, वो कृषि के माध्यम से चलाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, भारत के परंपरागत व्यवसाय। क्या हो गए ये, भारत के परंपरागत व्यवसाय। अब है ऐसे लोगों को खेती करने के बदले में फसल का हिस्सा प्राप्त होता है। हालांकि यह उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता है। भारत में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु के अनुरूप किसी प्रदेश के किसान ज़्यादातर नकदी फसलें, जैसे नकदी फसलों में क्या क्या आती है, देखिए यहाँ पे एक चीज बताई गई है। क्या बताया गया है, नकदी फसल। अब नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, फल, फल है, सब्जियां हैं, और दालें हैं, गेहूं है। देखिए गेहूं, कितनी चीजें बताई गई है इसमें, नकदी फसल। यानी बहुत से किसान ऐसे हैं जो 70% लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में रहने के बाद भी किसी और के अन्य छोटे छोटे टुकड़ों पे वो खेती करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए क्या नहीं है, अपने परिवार को चलाने के लिए उपलब्ध मात्रा में उन्हें पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ करते हैं। फिर उसके बाद है कुछ प्रदेश हमारे भारत के जलवायु के आधार पर ऐसे है जहाँ पे नकदी फसलें उगाई जाती है। नकदी फसलें कैसे भाई, फल है, सब्जियां हैं, दाल है, गेहूं है, ठीक है। अब नकदी फसलें इस पे ऐसे है कि जैसे ही फसल वहां से आती है, तो जैसे फल है, फल क्या होते हैं, जैसे डेली बागान से तोड़े और बाजार में बेच देते हैं, तो उनका पैसा उनको इंस्टेंटली मिल जाता है। सब्जियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा समय तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए सब्जियां हमेशा नकदी फसल के अंतर्गत आती है। दालें, दाल भी हम ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो खराब होने लगती है। कुछ हाल ऐसा ही हमारे गेहूं है, जो है बाजरा है, ये सारी किस चीज़ में आती है, नकदी फसल में आती है। लेकिन जैसे कहें तो सरसों है, मूंगफली है, इनका क्या होता है, तेल निकलता है। तेल निकलता है तो तेल को हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी नकदी फसलें होती है हम इनको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो यही है जो हम साथ के साथ ही मार्केट में बेचते हैं। फिर है, ये तो थी हमारी नकदी फसलें। अब हम जानेंगे आर्थिक महत्व वाली, ठीक है, कौन सी फसलें, आर्थिक महत्व वाली फसल। अब इसमें कौन कौन सी आती है बच्चों, देखिए आर्थिक महत्व वाली फसलें होती हैं जैसे चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि उगाए जाते हैं। चाय, रबड़ और कॉफी, ठीक है, तीन। ऐसे और भी बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें तीन के बारे में दिया गया है। तो आर्थिक महत्व वाली फसलें हैं चाय, रबड़, कॉफी। अब चाय पत्ती हम
सालों रख सकते हैं। एक बार बागानों में हमने इनको उगा लिए तो हम सालों चाय को रख सकते हैं, रबड़ को रख सकते हैं, कॉफ़ी को रख सकते हैं। और ये हमें अधिक समय तक तो हम रख ही सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी जलवायु वाले प्रदेश हैं जहाँ पर ही इनकी पैदावार होती है, वहीं पर ही इनकी हो सकती है। हर जगह एवरी प्लेसेस में यह पैदावार नहीं हो सकती है। इनको आर्थिक महत्व वाली फसलें कहा गया है, क्योंकि ये फसलें हैं जो कुछ क्षेत्र हैं जिनमें ही उगाई जाती है। आसाम है जो कॉफ़ी है, तो ये सब कहाँ पे पर्याप्त होती है? उत्तर भारत के जलवायु प्रदेशों में ही हमें प्राप्त होती है, और वहीं से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। और यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये अधिक कम मात्रा में पैदावार होने की वजह से ये अधिक महंगी है। और अधिक महत्व इसलिए इनका, क्योंकि कम मात्रा में पाए जाने पर इनका जो पैसा जो हमें मिलता है वो बहुत अधिक मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? आर्थिक महत्व वाली फसलें। फिर है, भारत में कृषि के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी इत्यादि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब क्या बताया गया है? भारत एक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस क्षेत्र में है जानते हैं? काजू, नारियल, अदरक है किस क्षेत्र में है? काजू, नारियल, अदरक तथा काले मिर्च, यानी हमारे यहाँ भारत के जो मसाले हैं, यहाँ के मसाले बहुत ही मशहूर है, जो कि आसाम के बागानों में, कश्मीर है, जम्मू है, सिक्किम है, आसाम है, इन ऐसे क्षेत्रों में जो मसालों का उत्पादन होता है। फिर है नारियल वगैरह, तो जैसे दक्षिण भारत में भी इनकी पैदावार काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, यानी जो समुद्र तटीय किनारे होते हैं वहाँ पे इनकी पैदावार अच्छी होती है, जहाँ पे डेल्टा बनता है। तो इन सब के मामले में एक दूसरा इसमें बताया गया हल्दी, ठीक है। यानी इन सब फसलों के मामले में भारत हमारा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व स्तर पर। कौन से स्तर पर? विश्व में। अब है, ये हो गया हमारा एक भारत का परंपरागत व्यवसाय कृषि, जो कि कंप्लीट हुआ। यहाँ की 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। गाँवों में निवास करने के साथ ही 70% लोग हैं जो कृषि पर आधारित है। कुछ अपने घर की स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं, तो दूसरे बाकी जो लोग हैं जिनके पास घर की भूमि नहीं है, वो किस छोटे छोटे हिस्से जो जमींदार के होते हैं उनके ऊपर खेती करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, ठीक है। नकदी फसलों के बाद नकदी फसलों के बारे में जाना, फल, सब्जियां, दालें, गेहूं इत्यादि। फिर है आर्थिक महत्व वाली रबर है, चाय है, कॉफी आदि। फिर है कि विश्व में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? भारत। और भारत किन क्षेत्रों में किस फसल के मामले में अग्रणी है? काजू, नारियल, अदरक तथा काली मिर्च और हल्दी के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। अब है हमारा सेकंड व्यवसाय। भारत का सेकंड व्यवसाय है मछली पकड़ना। कौन सा है? मछली पकड़ना। अब देखिए मछली पकड़ना कैसे।
ये कि छोटा सा ये कि जो भी समुद्र तटीय किनारे जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत से लोगों या कहीं तो सभी लोगों का व्यवसाय जो क्या है मछली पकड़ना है, क्योंकि वो समुद्र तटीय किनारे रहते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया वो नहीं होता है। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल इस समय क्या होता है कि कुछ समुद्रों में तूफान आते हैं, आस है और जैसे ताकते हैं, बहुत से ऐसे तूफान अभी आए हैं इन्हीं दिनों। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्र किनारे आसपास जितने भी शहर बसे हुए थे वो पानी से कवर्ड हो जाते हैं, पानी उनके घरों तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है, इसलिए वहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय है वो है मछली उत्पादन का है। वो मछलियाँ वहाँ के लोग ज़्यादा खाते भी हैं, साथ ही उनका व्यवसाय भी यही है, मछली पकड़ने में वो पारंगत हैं और मछली पकड़ करके वो बेचते हैं और डेली अपनी एक कमाई करते हैं। इस प्रकार से वो अपने घरों को चलाते हैं। तो समुद्र तटीय किनारे रहने वाले लोग को जो मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना। अब देखिए, कृषि की ही तरह मछली पकड़ने का व्यवसाय भी भारत के परंपरागत एवं प्राचीन व्यवसायों में से प्रमुख व्यवसाय रहा है। सदियों से मछली पकड़ने के व्यवसाय के विकास का मुख्य कारण भारत का विशाल समुद्री तट रेखा। अब देखिए कैसे है समुद्र तटीय रेखा भारत की, कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा मैप आपके सामने बनाना चाहूंगी। ज़्यादा अच्छा मुझे आता नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, ये अंडमान निकोबार गोवा आ गया, फिर यहाँ पे हमारा केरला तमिलनाडु जो भी हैं, फिर इधर हमारे आ जाता है ये आपका पश्चिमी बंगाल हो गया। तो जितने भी कंट्रीज स्टेट्स यहाँ पे हैं ये सब क्या है, समुद्र तटीय किनारे, यानी भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। और यहाँ की जो जनसंख्या है, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक। उसके बाद फिर हमारी सेवन सिस्टर आ जाती है, तो ये सेवन सिस्टर है, यहाँ पर भी पानी की आवक जाता है, यानी यहाँ से भी जो नदियाँ निकलती है उनका बहाव इधर से ये होता है, तो इनमें मछली पालन होता है। फिर ये जो एरिया है ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, ये आपका हिंद महासागर है। तो तीनों ओर क्या है, पानी ही पानी है, और इसलिए क्या है, भारत का जो विशाल तटीय मैदान है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मछली पालन होता है। तो दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, मछली पालन वाला हो गया और दूसरा कृषि वाला हो गया। अब हमारे सामने आता है हस्तशिल्प। अब हस्तशिल्प बच्चों आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हस्तशिल्प इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वैसे जनरली मैं आप लोगों को हस्तशिल्प के बारे में बता देती हूँ, लेकिन वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई, हस्तशिल्प में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम एक बार इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब होता है यानी हमारे हाथ से बनाई हुई चीजें। क्या होती है, हाथ से बनाई हुई चीजें, यानी हाथ से बनाई हुई चीजें हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट इंग्लिश में बोले तो, वैसे ना समझ में आता है बच्चों को तो हम समझा सकते हैं कि हस्तशिल्प का मतलब हाथ और शिल्प जो है हाथ से बनाई जाने वाली हमारी एक कला, हमारी स्वयं की एक कला, जो आज भी वर्तमान में, पहले तो ये काम बहुत ज़्यादा मात्रा में था लेकिन आज वर्तमान में भी हस्तशिल्प को का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन हस्तशिल्प से जो कार्य होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कशीदा कार्य, बुनाई, रंगाई, छपाई, दांत शिल्प, शिल्प में भी बहुत सारी चीज़ें आती। तो ये कई चीज़ें ऐसी है जो कि इसके अंतर्गत शामिल होती है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, हस्तशिल्प हो गया। अब देखिए इसमें हमने जो पिछला वीडियो जो हमने पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, करियर और कहें तो नौकरी और करियर में अंतर। फिर हमने जाना
जीविका के बारे में कि जीविका को किस किस रूप में बताया गया है। और अब देखिए, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत हमेशा से ही सबसे समृद्ध देशों में एक रहा है। आज भी देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत हमेशा से ही सबसे समृद्ध देशों में एक रहा है। आज भी बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहाँ की कला और संस्कृति भारत जैसी प्राचीन और विविध है। सदियों से भारतीय संस्कृति के कायम रहने तथा उसके विकास का श्रेय भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को जाता है, जो विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के बावजूद भी परिवर्तित नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना हमारे भारत के मुख्य व्यवसाय।